हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के कारणों से संबंधित प्रश्न के बारे में। जैसा कि साफ साफ अक्षरों में आपको दिख ही रहा होगा कि मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के कारणों पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपके हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 के कोर 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप जरूर देखें, पूरा देखें। और पूरा देखने के बाद यदि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयत्न जरूर करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें भूमिका लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि मुगल साम्राज्य के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, जिसमें बाबर ने क्या किया था, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी हत्या करके या किसको मारकर? इब्राहिम लोदी को मारकर। जो कौन से शासक थे? लोदी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी को मारकर जो है इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 ईस्वी में। उस प्रकार से उनके पुत्र और पौत्र जो है एक प्रकार से यहाँ पे शासन कर रहे थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और इसके अलावा भी बहुत सारे शासक आते हैं। तो औरंगजेब के काल तक आते आते जो है दोस्तों क्या हो जाता है, इसमें जो है कमी आ जाती है, इसके पतन की और जो है इसका मुख जो है चलने लगता है, और जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन यानी विघटन हो जाता है। तो इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का जो उत्थान और पतन था वो कौन सी घटना है, कौन से काल की घटना है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास की घटना है। क्योंकि आप जो कोर 11 में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ ही रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। क्योंकि 1707 ईस्वी में जो है दोस्तों एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली, अकबर ने अपनी योग्यता से उसे अच्छा प्रदान किया, मतलब अपनी सुदृढ़ता प्रदान की। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। शाहजहां के काल में यह अपने भव्यता के चरम सीमा पर रहा, लेकिन औरंगजेब के काल में आते आते, औरंगजेब के काल के समय में ये पतन की ओर चल गया, ये डूबने लगा, ये विघटन होने लगा। और जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक किसी साम्राज्य का बिखरने से ये तो किसी तरीका से बचा लिया, लेकिन औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है एक प्रकार से इस साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। और अंततः कई वर्षों के बाद जो है इस साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब और उसके शक्तिहीन अधिकारी, ठीक है, औरंगजेब और उसके जो अधिकारी थे, जो शक्तिहीन अधिकारी थे, उसकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही। लेकिन इसके पीछे केवल एक कारण को जो है हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। कोई एक कारण से किसी साम्राज्य का पतन नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी कारणों को। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जिसको आपको वीडियो में विजुअलाइज किया जा रहा है, जिसको आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जो है PDF के फॉर्मेट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करके अच्छे तरीका से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण आप लिखेंगे स्वच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति। अत्यधिक जो जितने भी शासन पद्धति होते हैं दोस्तों, यदि उसमें स्वेच्छाचारी हो, मतलब अपने मनमर्जी के मालिक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और निरंकुश शासन मतलब कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके, जिसके ऊपर कोई लांछन पैदा ना कर सके, जिसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, ऐसी शासन पद्धति कहाँ थी? मुगल साम्राज्य में थी। तो उसको लिखेंगे मुगल साम्राज्य का यानी मुगलों के पतन का सबसे मौलिक और तात्कालिक कारण अगर कुछ था तो वो था यहाँ के स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति, ठीक है। इसमें क्या था कि इसमें लिखा क्या हुआ है, इसको आप तो PDF डाउनलोड करके पढ़ ही लेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं एकदम इजी लैंग्वेज में यहाँ लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो समझिए कि मुगल साम्राज्य की जो व्यवस्था थी पूरी तरीका से स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन प्रणाली पर टिकी हुई थी, और जिसके अंतर्गत जो है इकलौता मालिक जो हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? यहाँ का राजा हुआ करता था। और ऐसा स्वेच्छाचारी शासन कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है, और जो है जब तक योग्य तथा शक्तिशाली शासक जो यहाँ रहेंगे तो अपने अनुसार तो शासन चला लेंगे, लेकिन जैसे जैसे जो है शासन की बागडोर आगे बढ़ेगी, साम्राज्य की बागडोर को दूसरे जो है उसके पुत्र को संभालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अयोग्य और अकार्य और अकुशल शासक जो है यहाँ पे आ जाएंगे, जिसकी योग्यता नहीं है वे भी यहाँ पे आ जाएंगे। और ऐसे शासक बनने की वजह से इस साम्राज्य का क्या होने लगेगा, पतन होने लगेगा। वेरी गुड दोस्तों, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब आप बनाएंगे पॉइंट नंबर 2, उत्तराधिकारी का नियम का अभाव। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी होती है ना कि एक शासक जो है उत्तराधिकारी किसको बनाएगा, मतलब अपने स्थान पर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश जैसे वो वृद्ध हो जाता है, शासन को नहीं चला पाता है, तो उसके जगह में जो उत्तराधिकार कौन बनेगा, उसके जगह में यहाँ का राजा कौन बनेगा। तो इसके लिए कोई भी नियम नहीं था, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य में ऐसी परंपरा बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसी परंपरा का एक प्रकार से सुनिश्चित होना जरूरी था, तो ऐसा परंपरा नहीं था, जिसके कारण जो है बाबर ने श्रेष्ठ सिद्धांत का तो पालन किया था, उसी परंपरा को उसके उत्तराधिकारियों ने बिल्कुल नहीं बनाए रखा।
बाबर ने अच्छा किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, और जिसके कारण जो है सम्राट की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्रों में क्या हो गया, गद्दी को लूटने की क्या हो गई, एक होड़ लग गई, गद्दी को प्राप्त करने की संघर्ष लग गई। और जिसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी जो है एक प्रकार से विद्रोह करते रहे, अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग बिना नियमों के, बिना कानूनों के जो है क्या करते रहे, एक दूसरे से सामना करते रहे और एक दूसरे से संघर्ष करने में मुगल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ये पतन की ओर अग्रसर हुआ। अगला पॉइंट आप बनाएंगे मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता। क्या है, मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो भी दुर्बल थी। ठीक है, तो किसी साम्राज्य का जो अर्थव्यवस्था होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अगर दुर्बल हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका पतन होना जरूरी है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक दुर्बलता थी वो भी कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण बनी, किसका, मुगल साम्राज्य के पतन का। ठीक है, तो अकबर के उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा जो है वित्त संबंधी नियमों एवं नीतियों की उपेक्षा की। मतलब कि जो है अकबर ने जो नियम वगैरह लाए थे तो उसके नियमों पर जो है यहाँ के लोग, यहाँ के शासक जो है नहीं चल पाए, और जिसके कारण परिणाम ये निकला कि यहाँ के जितने भी साधन थे कमाने के, पैसे कमाने के जो साधन थे वे धीरे धीरे बंद होते गए, और आर्थिक दशा में जो मुगल साम्राज्य था वो क्या होने लगा, कमज़ोर होने लगा। और बहुत लंबे समय तक युद्ध भी लड़ते थे यहाँ के शासक, और युद्ध लड़ने में क्या होने लगा, युद्ध लड़ने में बहुत ज़्यादा हानि होती थी, पैसों की हानि होती थी, आय की हानि होती थी, और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ये क्या होने लगे, नुकसान में जाने लगे। और इसके बाद जो है बहुत सारा कर या अलग अलग प्रकार की जो है लूट खसोट चालू हो गई, और जिसके कारण जो है इस पर भी क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन होना आवश्यक हो गया। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य की विशालता, अब इसको आप लिखेंगे दोस्तों, इसको किस प्रकार से बनाएंगे मैं आपको समझाता हूँ। इसको सिंपल सी बात है, मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था। तो मुगल साम्राज्य तो विशालता थी, मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, तो इसको बनाने के लिए, इसको अच्छे तरीक़ा से चलाने के लिए अच्छे शासक की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो उत्तराधिकारी आते थे ना, वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, यानी कि ये योग्य अधिकारी नहीं थे, जिसके कारण जो है इस साम्राज्य का पतन होना बहुत ज़रूरी था, और इस साम्राज्य का पतन शुरू भी हो जाता है। अब यहाँ पे इसका बाउंड्री लाइन आप लिख सकते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में पश्चिम तक जो है ये फैला हुआ था। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये इतना दूर तक फैला हुआ था, और इसको संभाल पाना यहाँ के उत्तराधिकारियों के लिए सही नहीं था। यानी कि इसकी जो विशालता थी वो भी कहीं ना कहीं इसके पतन का कारण बनी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ लिखिएगा अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी। देखिए, मुगल साम्राज्य जो है उसको एक प्रकार से नुकसान दिलाने के लिए, मुगल साम्राज्य को पतन के मार्ग पर लाने के लिए यहाँ के अमीरों का भी बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ के अमीर जो है षड्यंत्र रच रहे थे, दलबंदी कर रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के जो दरबार थे, उसके दरबार में अमीरों के दो ग्रुप्स थे। ठीक है, दो दल थे, सबसे पहला तुरानी और दूसरा ईरानी। ठीक है, सबसे पहला तुरानी जो क्या थे, सुन्नी मुसलमानों के अंतर्गत आते थे, बहुत ज़्यादा कट्टर हुआ करते थे। ठीक है, और बी में ईरानी जो शिया मुसलमान के अंदर आते थे। तो ये दोनों दल जो हमेशा लड़ते रहते थे, और लड़ने के कारण मुगल साम्राज्य की जो चिंता है वो क्या होने लगे, मुगल साम्राज्य की चिंता सताने लगी, और जिसके कारण ये एक दूसरे से षड्यंत्र रचने लगे, और षड्यंत्र रचने के कारण में क्या हो गया, मुगल साम्राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा, और जिसके कारण इसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, पतन हो गया। मुगल सेना का नैतिक पतन। अब देखो, मुगल सेना का नैतिक पतन क्या था। मुगल सेना के नैतिक पतन में आप समझेंगे ध्यान से कि मुगल सेना का अगर विघटन हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं सेना का नैतिक पतन भी बहुत ज़्यादा कारण था। क्या था इसमें कि बाबर ने जो अपने अभियान चला रहा था, ठीक है, तो उसमें क्या किया था कि जो मुगल सेना भारत आई थी, बाबर के समय में मुगल सेना जो भारत आई थी उसमें नैतिक स्तर काफ़ी ऊँचा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब जैसे जैसे इन लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी, कठिन लक्ष्य को प्राप्त करनी थी, तो उनमें हिम्मत थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि मुगल सैनिक जो है बहुत ही ज़्यादा विलासी बनते गए, लालची बनते गए, भोग विलासिता में डूबते गए, और अकबर ने सैनिक के लिए क्या लाया, मनसबदारी प्रथा लाया, जो कि बाद के वर्षों में कहीं ना कहीं यही एक इसके पतन का कारण बना था। और मनसबदार में स्वामी भक्ति छोड़ दी, मनसबदार ने राजाओं के बात को मानना छोड़ दिया। अंततः जो है क्या होने लगा, इस स्वामी भक्ति के अभाव में इसका पतन होना शुरू हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट आप बनाएंगे धार्मिक असहिष्णुता की नीति। देखिए, धार्मिक असहिष्णुता की नीति अभी मैंने आपको समझाया था किसका, औरंगजेब ने क्या किया था, जजिया कर, तीर्थगत, ये सब कुछ पूरा लगा दिया था ना। तो बस उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि मंदिरों को तोड़ना था, मंदिरों को मरम्मत करने की जगह में तोड़ा, नए मंदिरों को निर्माण करवाया, और ये इस प्रकार से गैर मुसलमानों के लिए जो है बहुत सारे
क्या किया, लालच दिया, धर्म परिवर्तन करवाया नौकरी के द्वारा, या फिर लालच देकर उसको धर्म परिवर्तन करवाया, उनको बंदी बना लिया गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखिएगा कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अलग अलग इसी क्षेत्र में रहने, मतलब इसी देश में रहने वाले अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं महाराजाओं के साथ जो है इसका अच्छा संबंध नहीं था, जिसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। अगला पॉइंट आप बनाएंगे प्रांतीय सूबेदारों के स्वार्थ। अब देखिए दोस्तों कि प्रांत, जो अलग अलग प्रांतों में मुगल साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो सूबेदार थे, सूबेदार जो नियुक्त किए जाते थे, वे भी क्या रह रहे थे, वे भी एक प्रकार से सहायक बने। किसका सहायक बने, मुगल साम्राज्य के पतन का सहायक बने। कि मुगल साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा, तो मुगल साम्राज्य का जब कमजोर पड़ते हुए यहाँ के सूबेदारों ने देखा, तो यहाँ के प्रांतीय सूबेदारों ने क्या किया, एक प्रकार से इसका फायदा उठाना शुरू किया और अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए जोर दिया, जिसमें हम लोग देखेंगे अली वर्दी खां, सादत खां, ये सब जो है स्थापित करके, मतलब अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित करके क्या कर दिए, मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे औरंगजेब की दक्षिण नीति, दक्कन नीति, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समय मिलेगा हमको दोस्तों तो इस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि आपको इतने सारे वीडियोस उपलब्ध करा दिए गए हैं कि आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन टच करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए समय निकाल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किस प्रकार से इस अपने ये जो डेली शेड्यूल इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत मतलब कह सकते हैं ना, समय जो है मेरे पास बिल्कुल नहीं रह रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं समय निकाल रहा हूं। तो वीडियो को देखने के बाद जो है आप अपने इस वीडियो को जरूर शेयर, लाइक, कमेंट करना, ताकि जो है जो मोटिवेशन हमको इनर मोटिवेशन मिलेगी, जिसके कारण जो है हम जो है एक प्रकार से आपके लिए निरंतर वीडियो लाने का पूरा कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो औरंगजेब ने एक दक्षिण नीति लाया था। दक्षिण नीति में क्या लाया था, दक्षिण नीति के अंतर्गत लगभग 50 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, और उसने अपने शासन काल में 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किया। अपने शासनकाल में 50 साल शासन किया, लेकिन आधा साल जो है लगभग कहाँ रहा, दक्षिण के क्षेत्रों में रहा। और दक्षिण में जो विद्रोह हुए उसको, उस पर दमन में, उसको रोकने में, उसको विद्रोह करने में बहुत सारी पैसों का खर्च होना, दक्षिण में लगातार जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े, ये सब जो सारी चीज़ें होते हैं, तो इसके कारण जो है उत्तर भारत की ओर ज़्यादातर ध्यान नहीं देने सका, और जिसके कारण दरबार में षड्यंत्र मचने लगा। क्योंकि देखो, अगर हम लोग ध्यान देते हैं दोस्तों कि अगर ये भारत का मैप है और यदि आप दक्षिण की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उत्तर की तरफ भी तो मुगल साम्राज्य फैला था ना, तो इधर ध्यान नहीं दिए जा रहे थे, जिसके कारण जो है उत्तर में क्या हो गया, यहाँ षड्यंत्र रचने चालू हो गए इस क्षेत्र पर, और षड्यंत्र रचने के कारण भी मुगल साम्राज्य की क्या हो गई, एक प्रकार से इसकी नींव कमजोर पड़ गई और इसका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पे एक कोटेशन है कि डॉक्टर सतीश चंद्र ने लिखा है। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। देखो ध्यान से, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये लोग के जो आक्रमण थे इसको ध्यान से समझो कि 1739 ईस्वी में, कब, 1739 ईस्वी में ईरान और अफगानिस्तान के शासक, ईरान और अफगानिस्तान के राजा बादशाह नादिर शाह जो थे वो भारत में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य के उस समय एक सम्राट कौन थे, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो नादिर शाह क्या करते हैं, 1739 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह को हरा देते हैं। ठीक है, अब जो मोहम्मद शाह क्या करेगा, अपनी राजगद्दी मतलब जो है उसको छोड़ देगा, यानी दिल्ली में भयंकर लूटपाट किया और मुगल साम्राज्य को इस प्रकार से एक प्रकार से हानि हुई और उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब जो है इस प्रकार से वो इससे कहाँ ले गया, काबुल ले गया। कहाँ ले गया, काबुल ले गया। और ये नादिर शाह क्या करता है, नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली भी आता है, जो सन 1747 ईस्वी से सन 1769 ईस्वी तक भारत में बार बार आक्रमण किया और इसके बाद क्या कर लिया, यहाँ के धन संपत्ति को, यहाँ के मुगल सम्राटों के धन को क्या करना चालू कर दिया, लूटना चालू कर दिया। और इस प्रकार से इतना ज़्यादा धन की हानि भी क्या हो गई, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप बनाएंगे यूरोपीय शक्ति का आगमन। अब यूरोपीय शक्ति का आगमन, जैसे यूरोप के जो देश थे वे भी यहाँ आ जा रहे थे ना, तो वे यहाँ आते थे, लूट खसोट करते थे, अलग अलग प्रकार की जो नीति थी ये सब सारी चीज़ों का यहाँ पे वर्चस्व फैलाया और मुगल साम्राज्य के नींव को कमजोर किया, जिसमें फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच का बहुत ज़्यादा क्या है योगदान रहा है। ये बहुत पहले से ही हमारे जब जिस समय यहाँ मुगल साम्राज्य थे तो उसी समय से यहाँ पे आ रहे थे और साम्राज्य के बहुत सारे मामलों पर जो है इन्होंने बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे बिखर रही है तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए क्या किया,
अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि कर ली, मतलब अपने अधिकार को बढ़ाना चाहा, और इसी अधिकार को बढ़ाने के लिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब सारी चीज़ें भी किया। और ये सब सारी चीज़ें करते करते जो है उन लोगों ने यहाँ के शासकों को दुर्बल बना दिया, और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य जो है क्या कर लेने लगे, कमज़ोर होने लगे। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसी समय जो है मुगल सम्राट का जो है 19वीं शताब्दी में अंग्रेज जब भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा चुके थे, उस समय यहाँ का शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो क्या करता है बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, जिसके बाद 1857 की क्रांति होती है। और 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के द्वारा की जाती है, नेतृत्व में की जाती है, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी, जिसमें बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया जाता है और उसे रंगून जेल भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो है सदा के लिए मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। और इतना ही था इस वीडियो में, यानी कि इस प्रकार से हम समझे कि मुगल साम्राज्य का पतन या उसका विघटन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक कारणों से हुई है। तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करो, और इस मेहनत का रंग जो है आपके पेपर में, आपके एग्जाम में दिखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम देंगे।